आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, देखने में ये आ रहा है कि हिंदुस्तान में हार्ट प्रॉब्लम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर डेथ्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा अमवात ऑन ए डेली बेसिस हार्ट फेलियर की वजह से या कार्डियक अरेस्ट या फिर आम जबान में कहते हैं हार्ट अटैक की वजह से होते हैं। और आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन दुनिया भर के 60% पेशेंट्स हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। हिंदुस्तान ओके, बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि हार्ट के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हों। यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, ये ज़रा काबिल गौर बात है। ये भी देखने में आया है कि जो बहुत अलर्ट रहते हैं उन्हें भी हार्ट अटैक आता है, जैसे कि सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, फार्मर क्रिकेटर, बेहतरीन कैप्टन रह चुके और एकदम एक्टिव पर्सनालिटी है, इनको भी हार्ट अटैक आया। फौजियों को हार्ट अटैक आता है, पुलिसमैन को हार्ट अटैक आता है, जबकि उनकी इतनी डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है। तो कहाँ गड़बड़ है, कहाँ चूक हो रही है? क्या हमें वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली जो हार्ट अटैक को अवॉइड करने के लिए मिलनी चाहिए, या फिर इन्फॉर्मेशन है मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, एसएलजी हॉस्पिटल, और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया। डॉक्टर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू। आदाब सबके लिए, नमस्कार। हमें आपने अपना कीमती वक्त दिया, हम बहुत आभारी हैं। आप ज़रा मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि सौरव गांगुली को हार्ट अटैक क्यों आया? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी है होल इंडिया का, यही एक चर्चा में है। फर्स्ट थिंग, सौरव गांगुली दादा बहुत ही फिट है। ही इज़ वेरी गुड इन एक्सरसाइज, प्रोबेबली डाइट कंट्रोल, मेंटेनिंग नॉर्मल फिजिकल हेल्थ भी नॉर्मल है, फिर भी क्यों आ रहा है? जी। तो उसको आपको जानना जरूरी है, व्हाट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट जो रहता है उसमें ब्लॉक्स आने से हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट में 100 टाइप्स ऑफ डिसीज रहता है, हार्ट अटैक इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डिसीज। जी। आप खूब सही फरमाया कि इंडिया में नाउ द हार्ट अटैक कैपिटल हो रहा है। मींस थ्रू आउट वर्ल्ड में जितना है पॉपुलेशन के हिसाब से द परसेंटेज आप देखेंगे तो नंबर ऑफ डेथ जो हो रहा है उसमें 40 to 50% क्रॉस हो गया, हार्ट अटैक का डेथ है। जी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में अभी हार्ट अटैक इज द नंबर वन कॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर का, हार्ट अटैक इज द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ हो गया। तो ये जो ब्लॉक आता है, नॉर्मली अगर कोई भी ट्यूब में ब्लॉक आता है तो इमीडिएटली ब्लॉक नहीं आता। ब्लॉक जो आता है धीरे 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 ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 7 to 10 ईयर्स धीरे 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 बढ़ता जाएगा। अगर एक ट्यूब है, ट्यूब में ब्लॉक आ रहा है तो धीरे 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 ब्लॉक आएगा, आने के बाद क्लॉट होगा। तो हम लोगों को रिस्क फैक्टर हम लोग पहले देख रहे थे, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। फर्स्ट हम लोग देख रहे थे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग। ये चार चीज है जो फंडामेंटल रिस्क फैक्टर रह रहा था। ऑफ लेट आजकल दुनिया में रिस्क फैक्टर ये इसको है एमर्जिंग रिस्क फैक्टर, नया नया रिस्क फैक्टर आ रहा है। उसमें बायोमार्कर्स है। फर्स्ट थिंग इज एलपीए, होमोसिस्टिन लेवल बायोमार्कर्स है, नंबर वन। नंबर टू, मेन रीजन है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, दिमाग का जो स्ट्रेस हो रहा है वो कोई भी नहीं जानता, तो खुद ही पेशेंट ही जान सकता है और ट्रीटिंग डॉक्टर ही जान सकता है। बाहर से हम लोग सोच रहे हैं कि सौरव गांगुली दादा अच्छा खासा हेल्दी है, but the amount of stress he is taking is very tremendous, number one. Number two, genetic factor also हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री हम लोग नज़रअंदाज करते हैं।
तो जेनेटिक फैक्टर एंड फैमिली हिस्ट्री प्लेस ए इम्पॉर्टेंट रोल नाउ डेज दिस। नंबर 3, लाइफस्टाइल। टाइप ए पर्सनालिटी जो रहता है, वो टाइप ए पर्सनालिटी जो है, तो कुछ भी करने का इमीडिएटली करना है, इमीडिएटली, दैट इज ए टाइप ए पर्सनालिटी का हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा है। एंड सौरव गांगुली दादा जो है टाइप ए पर्सनालिटी है। आप लॉर्ड्स में जो बनियन उतार के जो किए है, दैट इज ए टाइप ए पर्सनालिटी। इफ यू कंपेयर मी सौरभ दादा विथ धोनी, धोनी साहब टाइप बी पर्सनालिटी, मिस्टर कूल बोलते हैं। सो टाइप ए पर्सनालिटी का मोर एड्रेनलिन ड्राइव होता है, हार्मोनल लेवल ज्यादा होता है, इसके वजह से हार्ट रेट ज्यादा होता है, इसके वजह से हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा रहता है। अभी सौरभ गांगुली साहब का 3 ब्लॉक हुआ, एक ब्लॉक भी नहीं, 3 जो ब्लॉक हुआ उसमें मेन ब्लॉक को क्लियर किए, सेकंड एंड थर्ड मेडिसिन में किए। तो ये जो चीज है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लेक ऑफ स्लीप, नींद प्रॉपर 7 से 8 घंटा, पोल्यूशन लेवल एंड लाइफस्टाइल, ये 4 चीज की वजह से हम लोग सोच रहे हैं उसकी वजह से सौरभ दादा को आया होगा। ओके, बहुत अच्छी बात कही है आपने। बायो मार्कर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बायोसिस्टीन का जिक्र किया आपने, जरा थोड़ा इस पे। होमोसिस्टीन जी, होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन तो ये होमोसिस्टीन कुछ भी नहीं है, एक विटामिन का डेफिशिएंसी से होता। वो होमोसिस्टीन लेवल अगर ज्यादा हो रहा है, अगर कम हो रहा है होमोसिस्टीन लेवल और ज्यादा बायोमार्कर्स ज्यादा हो रहा है, उसका दैट इज ए वन ऑफ द प्रेडिक्टर फॉर द आगे का हार्ट अटैक आने का चांसेस आपको होता है। अच्छा। तो इसलिए LPA, स्मॉल लाइपोप्रोटीन एंड होमोसिस्टीन जो होता है उसका, और HSCRP, हाई सेंसिटिव CRP, ये 3 चीज हम लोग बता सकते हैं कि ये आदमी और लेडीज और जो भी है प्रोन फॉर हार्ट अटैक, आगे का हार्ट अटैक आने का चांसेस है कि नहीं की। जी मीन्स रिस्क फैक्टर प्लस ये रहता है, प्लस फैमिली हिस्ट्री रह रहा है, तो उसको मतलब हम लोग जान सकते हैं कि ये पेशेंट जो है आगे हार्ट अटैक आने के चांसेस है। ओके, आपने स्लीप का भी जिक्र किया है। स्लीप 6 to 7 आवर्स होनी चाहिए। अगर रात में सोएं तो भी बराबर है, या दिन में सोएं भी तो 6 to 8 आवर्स बराबर? हमारा स्लिप इंपॉर्टेंट, स्लिप 2 टाइप का स्लिप होता है, REM स्लिप, NREM स्लिप। REM स्लिप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें ही प्रॉपर हार्ट को रेस्ट मिलता है, REM स्लिप। तो टोटल कुल मिला के 7 to 8 आवर्स होना है। हाँ। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करके नाइट ड्यूटी कर रहा है, तो दिन में सपोज 6 to 7 आवर्स सो रहा है, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें स्लिप में क्या होता है कि BP फ्लक्चुएशन होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं नाइट डिप, ब्लड प्रेशर जो है डिप होता है, वो नाइट डिप जो हो रहा है उसमें यूजुअली सोने के टाइम में होता है। अगर रेगुलरली पेशेंट कोई भी नाइट ड्यूटी कर रहा है, दिन में 7-8 घंटा सो रहे हैं, ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी जो है एडजस्ट हो जाता है, एंड इसमें डिप जो है मॉर्निंग में आ जाता। अच्छा, बाद लोग कभी नाइट आउट करते हैं, कभी डे एक्टिविटी होती है उनकी, तो रेगुलरिटी अगर नहीं है तो उसमें नाइट डिप और डे डिप जो है स्लिप डिप में नहीं आता। तो आप एक दिन सुबह एक दिन रात को, ऐसे दैट इज ए स्लिप साइकिल जो है डिस्टर्बेंस हो जाता। अगर कोई भी रेगुलरली कर रहे हैं, एक दिन इधर उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट रेगुलरिटी में अगर रात में काम कर रहे हैं एंड डे में रेस्ट रह रहे हैं, 7 to 8 आवर्स स्लिप कर रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 दिन रात को और 2 दिन सुबह सोने से थोड़ा बहुत स्लिप साइकिल डिस्टर्बेंस हो जाता। जी, आपने REM स्लीप का जिक्र किया है, रैपिड आई मूवमेंट। ये दिन में सोने से ना तो टोटल डार्कनेस होता है, ना ही साउंड्स पूरे बंद रहते हैं, सारा महल्ला जागता है, सारा शहर जो है जागता है, और साउंड्स आते हैं, फ्रूट वेंडर्स आते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स आते हैं, डोर बेल रिंग होती है, फिर इसके अलावा उतना डार्कनेस भी नहीं होता।
तो 6 to 8 आवर्स सेम अमाउंट ऑफ स्लीप है ना? ये तो पहले पहले तो बहुत ही एडजस्ट करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ लोगों को द सेंसिटिविटी ऑफ द स्लीप इज वेरी वेरी लेस, मतलब कुछ भी थोड़ा सा आवाज आने से कुछ लोग उठ जाते हैं जी। उठ जाते हैं। कुछ लोग जो है कितना भी आवाज आओ नींद आने से वो कुछ उठते नहीं है। तो ये सेंसिटिव स्लीप जो सेंसिटिव पर्सन है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि डे में कंटिन्यूस 7 आवर्स और 6 आवर्स 7 आवर्स और 8 आवर्स सोना बहुत ही मुश्किल है। और जो जो भी सोते हैं उसका सेल स्विच ऑफ करना है और पूरा टोटली रूम में पूरा पर्दा पर्दा लगा के लाइट बंद करना है। और सेल का जो है सुबह सुबह 9 बजे के बाद ज्यादा लोगों को सेल का बहुत ही इधर ऑफिशियल कॉल और फ्रेंड्स कॉल और फैमिली ज्यादा आता है। तो इसलिए सेल को स्विच ऑफ करना है और साइलेंट मोड में रख के नाइट जो है दरवाजा बंद करके अगर वो कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। सर एक इंसान जब सो जाता है तो कितनी देर के बाद आरईएम स्लीप मिलती है उसको? पहले जो है आरईएम स्लिप आने के लिए 2-3 घंटा लगेगा। आरईएम स्लिप इज ए वेरी शॉर्ट पीरियड, आउट ऑफ 8 आवर्स हार्डली 3 to 4 आवर्स ओनली आरईएम स्लिप होता है। अगर आरईएम स्लिप प्रॉपरली हो गया तो इट इज गुड फॉर द हेल्थ। बाद लोग की ब्रोकन स्लीप होती है, 2-3 घंटे सो गए फिर उठ गए। स्लिप में आरईएम स्लिप नहीं आता जी, तो ये डेंजरस है। ये डेंजरस है। जी। दो इसके अलावा घंटा सोएंगे एंड 2 घंटे के बाद आप उठ जाएंगे, फिर से आधा घंटे के बाद 2 घंटे के बाद फिर से आप सोना चाहते हैं तो आरईएम स्लिप नहीं होता। जी, आवर्स तो पूरे कर लेंगे मगर टोटल जो है रिचार्ज नहीं होगा। नहीं जी। आता। जी, आपने टाइप 1 टाइप 2 टाइप ए टाइप बी शख्सियत की भी बात की है। धोनी का बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है आपने, ही इज ए मिस्टर कूल। हालांकि सौरव गांगुली भी जब कैप्टन नहीं थे तो ज़रा कूल ही थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मैं तो किसी का बारे में जानता नहीं है, सौरव गांगुली को पर्सनली जानता नहीं। जो हम लोग जो देखे हैं जो लास्ट 10 इयर्स के पहले सौरभ दादा का जो ही इज ए वेरी गुड प्लेयर, आई रियली एडमायर। बट क्या है कि एग्रेसिवनेस जो है अभी आप राहुल द्रविड़ देखो, एग्रेसिवनेस जो रहता है ना, दीज आर ऑल टाइप ए पर्सनालिटी। ठीक है। उनका पर्सनालिटी है कि जो भी है हमको इमीडिएटली करना चाहिए, जो इमीडिएटली होना है। अगर आप एक चीज सोच रहे हैं वो करके दिखाना कर, जब तक नहीं होता आपको नींद नहीं आता। ये टाइप ए पर्सनालिटी है। जी जी उसके वजह से क्या है कि एड्रेनलिन सर्ज ज्यादा होता है। जी। तो हार्मोनल जो लेवल है कॉर्टिसोल लेवल एंड एड्रेनलिन सर्ज ज्यादा होने से हार्ट रेट बढ़ जाता एंड बीपी फ्लक्चुएशन होता, उसके वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता। तो ये एड्रेनलिन को कंट्रोल किस तरह से किया जाए? आप उसके लिए जितना कूल होना है इतना कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब करने से आपको डेफिनेटली आप बार अगर कुरान भी पढ़ रहे हैं ना, पूरा ओनली कुरान का सोच के बाकी दुनिया पूरा भूल के आप सिर्फ अल्लाह के नाम से पढ़ेंगे तो आपको और को मन ध्यान पूरा यहाँ पे ही रहेगा। लेकिन आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, ये नमाज भी कर रहे हैं, उसको ये क्या हुआ, शॉप में क्या हुआ, मेरा बिजनेस का क्या हुआ, आप ये सब सोच रहे हैं तो उसमें एड्रेनलिन तो ज्यादा होगा। इसलिए जो भी है मेंटल पीस जब तक आप नहीं करेंगे तो एड्रेनलिन ज्यादा ही होगा। जी, बहुत प्यारी बात कही है आपने कि जब कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका जो है पूरा कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए, मगर मन है कि भटकता है। अब यह है कि कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो गया है आजकल के लोगों का, तो कंसंट्रेशन को किस तरह से एक जगह एकत्रित करें? आजकल जो आप बताए आजकल का है मेन कंसंट्रेशन एंड एड्रेनलिन ज्यादा हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। इसके वजह से आजकल जो भी जितना भी है यंगस्टर्स मींस 30 to 40 इयर्स जो भी है, दे आर मोर पोटेंशियल फॉर दी ये स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की वजह से हो रहा है। मेरा एक ही सलाह है कि आप सुबह से एटलीस्ट नॉर्मल एक्सरसाइज एटलीस्ट कुछ भी कर लीजिए 45 मिनट्स to 1 आवर। उसके वजह से आपको क्या होगा, एंडोर्फिन लेवल जो है वो बढ़ेगा। दैट इज ए
मूड एलिवेटर होगा, वो सप्रेस करेगा एड्रेनलिन लेवल के लिए। इंडोर्फिन लेवल ज्यादा होगा तो आप दिमाग से खुश होंगे, फिजिकली नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटली आप फिक्स हो, खुश होंगे। अगर आप मेंटली खुश होंगे तो आप जो भी काम सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एटलीस्ट मेडिटेशन कर लीजिए। आप, मैं बताया ना, कुरान भी पढ़ रहा है तो कुछ भी मन ध्यान पूरा एक ही चीज में पढ़िए, एटलीस्ट आप आधा घंटा तो आप बाहर का दुनिया को भूल जाइए। बाहर का दुनिया आप जितना चाहिए कोशिश करिए। इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज नहीं हो सकता। खुद को चेंज कर लीजिए, आप नजरिया चेंज कर लीजिए, आप मन का शांति पा सकते हैं अगर इफ यू आर मेंटली हैप्पी। इसलिए मैं ही बताया, हमारा कार्डियोलॉजी सोसाइटी में मेन इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, बनी होना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इज द मेंटल पीस। इसका अगर आप अचीव कर लिए तो ये हार्ट अटैक जो है 50% कम हो जाएगा। जी। और सर, खाने में क्या चीज़ें एसेंशियली शामिल रखनी चाहिए? अगर आप जितना जंक फूड है वो अवॉइड करने से इतना अच्छा है। आजकल जमाने में जंक फूड्स एंड फास्ट फूड जो है वो ज्यादा ले रहे हैं। जितना जंक फूड से अवॉइड करना है, मैं जो जो अवॉइड करना है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। रेड मीट जो है, रेड मीट जितना भी है, ये सब जितना अवॉइड करना है इतना कर सकते हैं। तो क्या क्या खा सकते हैं? जितना चाहिए आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना चाहिए उसको खा लीजिए। वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फाइबर डाइट्स रहता है, उसके वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, प्लस डाइटरी सिस्टम भी नॉर्मल हो जाएगा, डाइजेस्टिव पावर भी अच्छा हो जाएगा, इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना लेना है आप ले लीजिए, सैलड्स ले लीजिए, और अगर नॉनवेज के चाहिए तो एग ले सकते हैं। आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो व्हाइट पोर्शन ऑफ द एग ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, कभी कभी चिकन है वो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि उसका तेल का ज्यादा ज्यादा नहीं होगा, जैसा उसका ले लीजिए। नंबर 1, जितना हो सके होटल का फूड अवॉइड कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो नॉनवेज लेने के लिए चाहिए तो होटल का फूड अवॉइड कर लीजिए। क्यों? उसका मत क्योंकि जितना भी बड़ा होटल हो, दे यूज रीयूज द ऑयल। ऑयल को 2 बार करने हैं, उसका बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम आता है हार्ट के लिए। अगर एक बार यूज करने के बाद सेकंड टाइम थर्ड टाइम वो यूज कर रहे हैं, उसके वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाता। इसलिए होटल फूड जितना है आप अवॉइड कर सकते हैं। जी। आपने जहाँ पर तेल की बात की है वहाँ पर मैं ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि पहले रिफाइंड ऑयल अच्छा होता है बोलते थे, आजकल रिफाइंड ऑयल की जो है नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऑयल में रिफाइंड अनरिफाइंड में नहीं, मैं 2 किस्म का साइंटिफिकली कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से, एक पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल एंड अनसैचुरेटेड ऑयल। तो अभी जो पहले बोले राइस ब्रांड ऑयल अच्छा है, इसके बाद बोले सनफ्लावर ऑयल अच्छा है, इसके बाद बोले ग्राउंडनट ऑयल अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है। तो ये जितना भी है न्यू न्यू थ्योरी, इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वेरी क्लियर। तो हमारा साइंटिफिकली है कि इट्स ए मिक्सचर ऑफ ऑयल इज द वन ऑफ द बेस्ट। कितना मिक्सचर पॉली अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड है, मेरा प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। हमारा घर में 2 ऑयल जो आता है, सनफ्लावर ऑयल एंड पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल है, उसको आधा आधा एक बॉटल में करके उसको करने से दैट इज ए बेस्ट। मार्केट में भी आजकल मिक्सचर ऑफ दिस ऑयल जो आ रहे हैं, राइस ब्रांड हो कि सनफ्लावर मिक्सर, कुछ ब्रांड्स है, मैं तो ये कमर्शियल, फिर भी सफोला हार्ट, सनड्रॉप हार्ट बोल के आ रहे हैं, वो मिक्सचर है। तो 2-3 ऑयल जो मिक्सचर है उसको करने से अच्छा है। आप मिक्स भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक दिन आप ये खाइए, दूसरा दिन पॉली अनसैचुरेटेड खाइए, उसमें भी आपको बेहतरी है। थोड़ा ये सब मिलाने से ऑलिव ऑयल थोड़ा बहुत बेटर है। तो ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा होता है। महंगा। अच्छा, इस बार ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में बोल दीजिए।
ये जितना भी ट्रांस फैटी एसिड है, वो जितना खाएंगे इतना 10 टाइम्स मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक। पहले मैं बताया ट्रांस फैटी एसिड इज वेरी 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 हाई इन ऑल द जंक फूड्स। आप पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, जितना भी फास्ट फूड लो, वो ट्रांस फैटी एसिड का सब मिलाते हैं। जितना आप ट्रांस फैटी एसिड ज्यादा खाएंगे, यू आर प्रोन फॉर हार्ट अटैक। हार्ट का जैसे भी हो, आपको चर्बी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा ही होता। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ट्रांस फैटी एसिड के लिए एक लेवल लगाए, वो पैक्ड फूड के लिए, पैक्ड फूड के लिए। लेकिन अनपैक्ड फूड जो है हमारा बर्गर्स ये और जंक फूड, पिज्जा, इसके वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा डालते हैं, क्योंकि टेस्ट आने के लिए, कलरफुल आने के लिए ट्रांस फैटी एसिड ज्यादा डालते हैं। तो जितना ट्रांस फैटी एसिड कम खाएंगे उतना अच्छा है। ओके सर, ये भी देखने में आया है कि पहले जो कोलेस्ट्रॉल की जो एक्सेप्टेबल लिमिट थी वो 300 थी, अब उसे 250 कर दी गई। ये वेरिएशन क्यों है, क्यों हुआ ऐसा? पहले से भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिफरेंट था। अभी रिसेंट गाइडलाइंस बाय अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ लिपिडोलॉजी, जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी का है, अभी एवरी पर्सन के लिए डिफरेंट रहता है। अभी आप जाइए, कौन सा लैब में जाइए, एक ही प्रिंटेड रहता है कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल में, एलडीएल लेवल, वीएलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल फिक्स्ड रहता है। वो गलत है। अगर कोई भी मेरे पास पेशेंट आ रहा है, पेशेंट का डायबिटीज है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल अलग, वैल्यू मींस टारगेट इज अलग है। कोई भी हार्ट अटैक पेशेंट है, उसको अलग है। तो सबके लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल टारगेट इज नॉट करेक्ट, सेम नहीं रहता। मेनली कोलेस्ट्रॉल में मोस्ट डेंजरस इज द एलडीएल। एलडीएल cholesterol is the most dangerous. Second most dangerous is triglyceride. बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं एचडीएल। तो एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड कम होना है, एचडीएल ज्यादा होना है। तो व्हाट इज द टारगेट? अगर कोई भी पर्सन को बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 to 130 इज नॉर्मल। कोई भी पेशेंट को ओनली डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, एंड हम लोग क्या है कि ASCVD रिस्क फैक्टर देखते हैं। तो 5 ईयर रिस्क फैक्टर, 10 ईयर रिस्क फैक्टर हमारा एक कैलकुलेशन है। अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो डायबिटीज, उसका डायबिटीज पेशेंट के लिए 70 होना है। और कोई भी हार्ट अटैक पेशेंट है, हार्ट अटैक इमीडिएटली आया, उसका लेवल आजकल 55 होना है। तो आजकल एलडीएल जो है 130 से कम होके टारगेट अभी 55 कर दिए। जितना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट अटैक आने का चांसेस, मींस सेकंड टाइम हार्ट अटैक आने का, ब्रेन स्ट्रोक आने का चांसेस कम दिखाई दिया। बहुत सारे रैंडमाइज्ड ट्रायल में जितना स्टडीज किए हैं, ऑल द स्टडीज में, बहुत ही स्टडी होल थ्रू आउट द वर्ल्ड में देखा गया कि जितना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे, हार्ट अटैक चांसेस कम होगा। तो अगर हार्ट अटैक पेशेंट के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 55 है, डायबिटीज के लिए 70 है, कुछ भी नहीं है, पेशेंट नॉर्मल, नो बीपी, उसके लिए 100 है। तो सबके लिए अलग अलग टारगेट्स है। ठीक है, ठीक। उसी तरह क्या बीपी की रीडिंग भी पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है? यस, पर्सन टू पर्सन नॉर्मल। अगर आपका कुछ भी बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, शुगर नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन 140/90 मींस आपका 139/89 के अंदर होना है। लेकिन आपका ऑलरेडी डायबिटीज है एंड हार्ट अटैक आया और किडनी का डिसीज है और ब्रेन स्ट्रोक, ये सब के लिए 120 to 130 इज द बेस्ट टारगेट। ओके, एंड डायस्टोलिक 80, 70 to 80। ओके, 120 to 80 अगर नहीं है। नंबर 3, आपको और एक चीज है कि कुछ लोग हमारा पास भी आते हैं, मेरा एज 75 है, मेरा 160/98 जो है नॉर्मल है एज के हिसाब से। आजकल एज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। अगर आपका एज 75 हो कि 65 हो,
आपका ब्लड प्रेशर 140/90 होना है, और एज मोर देन 65 जो है टारगेट इज 140/90। ओके अगर आपका एज लेस देन 65 है तो आपका टारगेट 130/80। ओके। और अगर किसी के जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कम करने का जो है घरेलू कोई आप उपचार बताइए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज कि आप डाइट कंट्रोल करो। डाइट क्यों ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा हुआ है? कुछ तो बाहर का चीज। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का दो ही कारण है। एक इंडोजिनियस, आप कुछ भी नहीं खा, कुछ भी नहीं है, आप प्योर वेजिटेरियन है, बहुत लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, दैट इज इंडोजिनियस 90%। 10% जो है आप जो खाते हैं उसका ऐड होता, उसके वजह से ज्यादा हो रहा है। तो आप डाइट कंट्रोल करना है, आपको कोलेस्ट्रॉल का खाना ज्यादा है, बाहर का फूड कम करना है। फर्स्ट इज डाइट कंट्रोल, सेकंड इज रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल। आप 45 मिनट्स मिनिमम आप एक्सरसाइज करेंगे, ऑटोमेटिक आपको एलडीएल लेवल कम हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो आपको डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज, आप सीधा सीधा ये दो चीज करेंगे तो ऑलमोस्ट आई कैन बेट यू 70% का चांसेस है आपको कुछ भी डिसीज नहीं है, तो आपको कम होने का चांसेस है। सर जब एक्सरसाइज की आप बात करते हैं तो नॉर्मल वॉकिंग किस हद तक कारगर साबित हो सकती है? अभी हम लोग है, दो चीज देखना है कि कैलोरीज आप कितना बर्न कर रहे हैं। कैलोरीज बर्न मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल और फैट बर्न हो रहा है। तो आजकल आप सबका ऐप है, तो 10,000 स्टेप्स आप ले रहे हैं नहीं, पहले 45 मिनट्स जो है कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और कितना आप स्टेप्स ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। कुछ लोगों को सपोज नी पेन्स है, आप चल नहीं सकते, फिर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सक्यूज नहीं है मेरा घुटनों में दर्द है इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो एक्सक्यूज बेकार है। आपको एक्सरसाइज डंबल लेके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप बॉडी का पार्ट करना है, आपको मेन मकसद है हाउ मच कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, उसके वजह से आपको एक्सरसाइज हो सकता है। जी। तो वॉकिंग जो है इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप थोड़ा जॉगिंग कर सकते हैं और भी अच्छा है, लेकिन कोई भी नॉर्मल मोर देन वॉकिंग आप कर रहे हैं तो डॉक्टर का थोड़ा एक बार चेकअप कर लीजिए, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करने से भी बहुत सारे हम लोग देखे हैं कि सडन कार्डियक डेथ होने का भी चांसेस है। तो उसके लिए आप पहले एक डॉक्टर को सलाह मशवरा कर लीजिए, ईसीजी को तो कर लीजिए, इसके बाद आप मैराथन रनिंग कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज इन जिम कर रहे हैं, उसके बाद कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। और क्लोजिंग रिमार्क अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। एक कोई भी इंसान को हेल्थ इज द प्रायोरिटी, इट्स ए प्रिविलेज। आपको कंपलसरी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान देना जरूरी है। आप जिंदा अभी है, हेल्थ के अच्छा की वजह से हो रहे हैं, उसको नजरअंदाज मत कर लीजिए। कुछ भी आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो, इमीडिएटली कुछ टेस्ट करके उसको सोल्यूशन निकालिए। नंबर 2, आपके लिए रोज का 1 घंटा आप निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 आवर पर डे आपके लिए आप निकालिए। एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, मन का शांति कर लीजिए, फिजिकली फिट रहिए। सबसे दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। आपके लिए 1 घंटा कर लीजिए। और अगर आपका बीपी है, शुगर है, आपका 100% टारगेट लेवल में कंट्रोल होना है। आपका बीपी का टैबलेट ले रहे हैं लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं रहे हो, 160 है, उसका मतलब कुछ भी वेस्ट है। तो शुगर लेवल कंट्रोल होना है, बीपी लेवल कंट्रोल होना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो इमीडिएटली क्विट स्मोकिंग टुडे इटसेल्फ। जनवरी 1 आएगा, बर्थडे आएगा, उसके लिए वेट मत कर लीजिए, आज से ही स्टार्ट कर लीजिए। तो ये जब अगर रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड कंट्रोल ऑफ योर रिस्क फैक्टर करेंगे तो आपको हेल्थ का कंडीशन ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। आपको हमारा पास आने का जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आई एक्सपेक्ट सबका प्रिवेंशन आपके हाथ में है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया डॉक्टर। तो थैंक यू। नाजरीन, ये थे डॉक्टर
साई रविशंकर साहब, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट व साबिका जनरल सेक्रेटरी कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन्होंने हमसे लंबी गुफ्तगू की, बड़े अच्छे सुझाव इन्होंने दिए हैं। अगर इनके सुझाव हम सब अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो हमें हार्ट अटैक जैसी परेशानी से बचने में आसानी होगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है क्लोजिंग रिमार्क्स में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इन बातों पर आप ज़रूर इंशाल्लाह अमल करेंगे और इससे इस्तेफादा करेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर। थैंक यू।